बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉलेज की सप्लाई ऑफ चेन मैनेजमेंट। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर कि इस एडवांस टॉपिक को आसान और सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैं आप लोगों को बता सकूं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस थोड़े से टाइम के अंदर इसका एक भरपूर कंसेप्ट दे दूँ। कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, डे बाय डे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और द पीपल हु आर वर्किंग इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉलेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर टेकिंग ह्यूज सैलरीज। सो आप देखेंगे देयर आर थ्री वर्ड्स: सप्लाई, चेन एंड मैनेजमेंट। सप्लाई मीन्स किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, मुहैया करना, चेन विच आर इंटरकनेक्ट विद ईच अदर, एंड मैनेजमेंट किसी चीज़ को मैनेज करना, हैंडल करना। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, कि एक सप्लाई चेन की एक मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल देखें कि अगर आप मिसाल के तौर पर कोई लकड़ी बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको सबसे पहले उस लकड़ी को परचेज करना है। यू आर लुकिंग फॉर द सप्लायर। उसको लकड़ी को रॉ मटेरियल की शेप से आप उठाएंगे, उसको पूरे को प्रोसेस करेंगे, उसकी कटिंग होगी, उसकी डिज़ाइनिंग होगी, उसके ऊपर पॉलिशिंग होगी, फिनिश होगी, फिर आप उसको मार्केट में लाएंगे। फिर अगर आप ज़्यादा तादाद में वो कोई चेयर्स बना रहे हैं तो आप होलसेलर को देखेंगे, अगर कम तादाद में है तो आप रिटेलर या फिर कस्टमर्स को आप फाइंड आउट करेंगे, अपने टारगेट ऑडियंस को, फॉर द पर्पस टू सेल योर फिनिश गुड्स। तो तमाम जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें कि हम किसी होटल में जाते हैं और चाय पीते हैं तो उसका बिल हमारे पास 50 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं, तो हम समझते हैं कि जैसे 40 रुपये वो लोग हमसे कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि जिस जगह पर वो चाय बन रही है, वो जो चाय बना रहा है, उसकी सैलरी, जो बर्तन उसमें यूज़ हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट, जो जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं, होटल या बनाया हुआ है उन्होंने रेस्टोरेंट टाइप, तो वो उसकी चार्जेस, जो वेटर सर्व कर रहा है उसके चार्जेस, जो उसके अंदर दूध, चीनी, पत्ती यूज़ हो रहा है उसके चार्जेस, ये अगर सबको मिलाएं तो आप ये देखें कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज़ होगा या 5 रुपीज़ होगा। अब वो किस तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है, इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन। आप देखेंगे डे बाय डे जो है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर जो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इसको इस तरह भी देखेंगे, इफ सम ऑफ यू आर वर्किंग एज अ परचेज ऑफिसर, इफ यू आर सम ऑफ वर्किंग एज अ आउटसोर्सिंग ऑफिसर, you are dealing with procurement. So what do you think, you are working in separate department? No, it's not true. You are working under the umbrella of supply chain management. आइए मैं एक एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो ओरिजिन है वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी से बाईसाइकिल ली या किसी से बाइक ली और आगे सेल कर दी, किसी से आपने सेल लिया और आगे सेल कर दिया, तो ये उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। याद रखें इसका ओरिजिन क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाती है, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि दो इसके प्रोसेसेस हैं। जैसे अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखें, जैसे एक साइकिल की मिसाल दी जाती है। साइकिल के दो पहियों के साथ इंटरलिंक क्या चीज़ होती है, इसकी चेन होती है। जैसे जैसे हम चेन को घुमाते हैं साइकिल के पहिए चलने शुरू हो जाते हैं। इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है इसका बैक एंड प्रोसेस, और एक होता है इसका फ्रंट एंड प्रोसेस। अच्छा, अब हम बैक एंड प्रोसेस में नंबर 1 हम देखें इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे सोर्सिंग, नंबर 3 प्रोक्योरमेंट, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 5 क्वालिटी इंश्योरेंस,
और नंबर 6 पर आ जाएं आप, स्टोर। ये हमारा है बैक एंड प्रोसेस। और फ्रंट एंड प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, वेयर हाउस। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और फिर आ जाएगी ये, फिर अगेन वेयर हाउस, और फिर शॉपकीपर, और फिर जनाब ये कस्टमर फीडबैक। अब इस प्रोसेस को समझें कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, हमने शूज़ बनाना है। शूज़ वालों ने बताया कि हमें इतना लेदर चाहिए, इतने में लेसेस चाहिए, इतने क्लिप्स चाहिए। उन्होंने वो भेज दिया स्टोर वालों को, उन्होंने अपने इन्वेंटरी को चेक किया कि हमारे पास इतना सामान मौजूद है, और अगर इतना सामान मौजूद नहीं है तो उन्होंने क्या किया, सोर्सिंग को भेज दिया। सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट का हिस्सा होती है, वो डिपेंड कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के ऊपर। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वो सोर्सिंग अलहदा हो सकती है, प्रोक्योरमेंट अलहदा हो सकता है, और इकट्ठा भी हो सकता है। सोर्सिंग से वो देखेगा अब ये तमाम जो मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है ये हमें कहाँ से मुहैया हो सकता है। उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट में क्या करेंगे वो लोग, वो उसका एक सैंपल देख, जो रिक्वायर्ड सैंपल होगा उसको देखेंगे, उसकी कोटेशन बनाएंगे। उसकी अगर एज पर पॉलिसी अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो उन्हें अखबार में देंगे। अखबार से फिर वो अपने कोई टेंडर्स के जरिए को जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनसे वो कोटेशंस लेंगे, और उस कोटेशंस को फिर वो क्या करेंगे, उसकी जो है वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे। उसमें जो टॉप 3 जिन्होंने मिनिमम कॉस्ट में उस सैंपल प्रोवाइड करने के लिए आपको कोट किया है तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे, और फिर उनसे वो सैंपल मंगवाएंगे, और ये सारा प्रोसेस आप करेंगे। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ हो रही होगी उसको आप देखेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखेंगे जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम जब भी कॉस्ट डिक्रीज करते हैं तो उसका बेनिफिट या प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर कास्ट पर हमारी तवज्जो नहीं होगी तो हमारा जो कास्ट अगर ज़्यादा होगी तो हम उसका बेनिफिट जो है उतना हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जब ये सैंपल उन्होंने प्रोवाइड कर दिया तो आपने अपने क्वालिटी एश्योरेंस वालों को बताया कि जी ये सैंपल आ गया, इसको चेक कर लें। वो अपनी लैब में उसको जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सैंपल को चेक कर लेंगे। अगर सैंपल ओके हो गया तो सैंपल कहाँ पर आ जाएगा, वो आपके स्टोर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से वो वहाँ पर छूट जाएगा। उसके बाद देखें कि जब ये फिनिश गुड प्रोसेस मुकम्मल हो गया, बैक एंड प्रोसेस, फ्रंट एंड प्रोसेस में चीज़ें तैयार हो गई, वेयर हाउस में आ गई। अब आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो सप्लाई चेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का भी सेपरेट होता है, ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि अगर ज़्यादा तादाद में ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने चीज़ों को प्रोड्यूस किया है तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने होलसेलर्स को देख रहे हैं कि होलसेलर्स को जो है वो उन्होंने उसको प्रोवाइड करना है। और अगर कम तादाद में है तो फिर रिटेलर और कस्टमर जो भी उनकी स्ट्रेटजीज होगी, मतलब टारगेट ऑडियंस तक उन्होंने अपनी ये तमाम चीज़ों को पहुँचाना है और वहाँ उसको सेल आउट करना है। उसमें भी ज़ाहिर वाली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट फिर भी मैक्सिमाइज हो गई, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम फिर भी आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद ये उस वेयर हाउस में आ गया जो आपका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर था उसके पास आ गया, वहाँ से उसने शॉपकीपर ने उसे ले लिया, और शॉपकीपर रिटेलर के यहाँ वहाँ से वो कस्टमर तक आ गया, और इस तरह कस्टमर ने उसको यूज़ किया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मैनेजिंग आज दिस प्रोसेसेस। आज इस प्रोसेस को हम जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, इस प्रोसेसेस को मैनेज करना फ्रंट और बैक एंड को हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। कि अगर आपको ये तमाम प्रोसेसेस जो है उसको मैनेज करना आ गया, इसको हम थोड़ी सी डेफिनेशन में भी देख लें। इट्स नेटवर्क ऑफ सप्लाई, इट्स नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू द एंड यूजर्स। जो प्रोडक्ट के स्टार्ट से एंड यूज़र तक प्रोडक्ट का पहुंचना, बनना, उसके फिनिश गुड्स तक आना, इस तमाम प्रोसेस को मैनेज करने का नाम क्या है, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कम वक्त में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद सलमान रज़ा, इजाज़त दीजिए।